मैम आवाज नहीं आ रहा था। मैम आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का ये कॉन्सेप्ट है कि एक्सट्रिंसिक वो नर्व फाइबर्स हैं जो हार्ट के बाहर से हार्ट को इनर्वेट करते हैं, इंट्रिंसिक वो है जो हार्ट के अंदर का नेटवर्क है। ठीक है, जैसे आप एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड या फीट की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक कौन से थे जो अपर फोर आर्म या लेग में सिचुएटेड थे, कंट्रोल कर रहे थे आगे हैंड या फुट को, इस तरह। ठीक है, अब हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो इंट्रिंसिक ट्रैक बनाता है। ठीक हो गया। सिंपैथेटिक सप्लाई की बात करते हैं। इससे पहले सिंपैथेटिक सप्लाई को डिस्कस करें, आपको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फ्लाइट या फ्लाइट कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इससे आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि इसका यहाँ क्या रोल है। अब सिंपैथेटिक सप्लाई जो है ये अपर थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट्स में ओरिजिनेट होती है। आपको ये तो पता है ना कि हर लेवल पर, हर स्पाइनल लेवल पर नर्व ओरिजिनेट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो अपर थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट्स हैं उनसे वो वाली नर्व ओरिजिनेट होती हैं जिन्होंने हार्ट को सप्लाई करना है। लेकिन फिर तो क्या करती हैं वो सर्वाइकल और अपर थोरैसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया में जाती हैं। ठीक है, जहाँ नर्व की कलेक्शन है वहाँ, उसके बाद फिर सर्वाइकल प्लेक्सस और थोरैसिक कार्डिक नर्व्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं हार्ट के लिए, उनमें डिसेंड करते हुए हार्ट में आती हैं। ठीक है, और हार्ट को सप्लाई करती हैं। अब ये फाइबर्स जो हैं इस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं, ये मैं बताती हूँ दोबारा क्या है, वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ एक दफ़ा आप लोगों के वेहिकल प्रैक्टिस के किसी एक लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो साइनोआर्ट्रियल और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स हैं जो कि कंडक्शन हार्ट का रिदमिक कंट्रोल रखते हैं, उन पर टर्मिनेट होते हैं। उसके अलावा हार्ट के फाइबर्स पर, कॉरोनरी आर्टरीज पर। ओवरऑल इस सारी एक्टिविटी का ये रिजल्ट होता है कि इससे हार्ट रेट तेज होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ती है और कॉरोनरी आर्टरीज डायलेट होती है। अब हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है अपर थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट्स, ये अगर मैं पिक्चर से क्लियर करूँगी, सिंपल अभी ये है यहाँ पर बच्चों के, आपको पता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसमें डिफरेंट लेवल में, सबसे ऊपर सर्वाइकल लेवल है, फिर थोरैसिक लेवल है, फिर लंबर है, एंड देन सैक्रल लेवल है। ठीक है, हर लेवल से नर्व ओरिजिनेट होती हैं। अब ये जो नर्व हार्ट को सप्लाई करेंगी वो सर्वाइकल से और अपर थोरैसिक से ओरिजिनेट, ज़्यादा अपर थोरैसिक से हैं। ठीक है, और कुछ सर्वाइकल से हैं, लेकिन जो रूट ये लेती हैं वो इनका कंबाइंड प्लेक्सस होता है। ठीक है, उसमें से ये डिसेंड कर रही होती हैं, उनको कार्डिक प्लेक्सस कहा जाता है। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करनी है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या हैं। अच्छा, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इनमें एक डिफरेंस है कि गैंग्लियन या नर्व्स की कलेक्शन कहाँ बनती है। ठीक है, अब जैसे ये ना कि एक नर्व है ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, जहाँ इसके नर्व रूट की कलेक्शन है उसको कहेंगे वो है गैंग्लियन। ठीक है, गैंग लिखते हैं सिर्फ। इससे अगला एक आगे दोबारा न्यूरॉन इसमें से ओरिजिनेट होकर आगे जाएंगे। अब जो न्यूरॉन इस गैंग्लियन से पीछे हैं उनको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक, कि गैंग्लियन से पहले और उसके बाद वाले को कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये चीज़ होती है कि इसके जितने भी गैंग्लियन बनते हैं वो सारे के सारे वर्टिब्रल कॉलम के पास बनते हैं। ठीक है, इस तरह वर्टिब्रल कॉलम के पास बनते हैं और सारे आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के जो गैंग्लियन होते हैं वो दूर बनते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, वहाँ बनते हैं जहाँ पर जिस ऑर्गन को उन्होंने सप्लाई करना है उसके पास बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्लैडर की बात करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर को जो सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाई करेंगे ना, उनका जो गैंग्लिया होगा वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही होगा, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सप्लाई करेंगे ना उनका गैंग्लिया बिल्कुल ब्लैडर के करीब बनेगा। यही वजह है कि उनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटे होंगे जबकि सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लंबे होंगे। जैसे अब यहाँ से अगर एक जो है एक फाइबर ने पोस्ट गैंग्लियोनिक में जाना है ब्लैडर को सप्लाई करने, तो उसको फुल लेंथ, वैसे लंबर रीजन्स होते हैं कि जनरल एग्जांपल है कि फुल लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर गैंग्लिया बन रही यहाँ ऑर्गन के करीब है तो उसने छोटे से नर्व में सप्लाई कर देना, तो वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर
छोटा होगा, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ तक बात है सिंपैथेटिक सिस्टम के उस पार्ट की जो हार्ट को सप्लाई करता है, क्योंकि आप जब फाइट या फ्लाइट की यानी डर या स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो तो आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस में आपको भागना पड़ता है, तो उसके लिए आपका हार्ट रेट तेज़ होता है, इवन अगर डरो तब भी, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इसलिए बढ़ जाती है कार्डियक मसल की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप किया जा सके और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। जैसे आपके पीछे अगर कोई जानवर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल डॉग, तो आप भागना चाहोगे उससे बचकर, अब आपके मसल्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो इसलिए आपका हार्ट जो है एक तो रेट तेज़ करता है, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा बार 1 मिनट में ब्लड पंप होता है और ज़्यादा ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करने से ज़्यादा क्वांटिटी में पुश करता है। और जो कॉरोनरी आर्टरीज की डायलिटेशन है वो ये चीज़ है कि हार्ट को खुद काम करने के लिए भी तो ज़्यादा ब्लड चाहिए ना, तो इसलिए अपनी आर्टरीज को भी डायलेट कर लेता है ताकि इसको ज़्यादा ब्लड मिले और ये ज़्यादा पंप कर सके। पैरासिम्पथेटिक सप्लाई आपको पता है, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन कहते हैं। ये आपकी बहुत जो आप रिलैक्सेशन वाली स्टेट्स होती हैं, इवन जैसे आप अपने काउच पर बैठे अपनी बुक लेकर, ठीक है, पढ़ रहे हो तो आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है, आप सो रहे हो तब भी ज़्यादा ही रिस्पॉन्स कर रहा होता है। अब हार्ट को ये सिस्टम कहाँ से सप्लाई करता है, थ्रू वेगस नर्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेगस नर्व जो है ये कहाँ होती हैं, ये नेक में अराइज करती हैं, थॉरेक्स में आती हैं, फिर आकर कार्डियक प्लेक्सस को ही ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। और ये भी जाकर उन्हीं जगहों पर और जो है वो टर्मिनेट करती हैं जहाँ पर सिंपैथेटिक थी, क्योंकि अगर हार्ट रेट को तेज़ करने की जरूरत है तो कभी स्लो भी करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो कम भी करनी होती है, ठीक है। काउंटर करने के लिए बेसिकली मैकेनिज्म है, और ये दोनों जो सिस्टम्स हैं हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये इकट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इनका एक बैलेंस है। अब इसके पोस्ट एम्ब्रियोनिक फाइबर जो है वो अब ये क्या करवाएंगे, ये हार्ट रेट कम करवाएंगे, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम करवाएंगे और कोरोनरी आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। इस वाली पिक्चर से देखिए, यहाँ पे वो सब जो मैंने अभी आपको ड्रॉ कर दिखाया, ही देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड के वो वाले सेगमेंट्स हैं जिसमें से वो फाइबर्स ऑरिजिनेट होंगे जिन्होंने हार्ट को सप्लाई करना है। ये देखिए इसका जो गैंग्लियन है वो पैरावर्टिब्रल है, बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के साथ। अब इससे सिंपैथेटिक फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं जो जाकर हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल का भी दिखाया हुआ है ताकि आपको कंस्ट्रिक्शन का बताया, डायलिटेशन का बताया जा सके, लेकिन फिर उन्होंने एक सेपरेट कलर से आपको शो किया हुआ है पैरासिम्पैथेटिक या वेगस नर्व। ये क्या करती है, ये स्लो करने या रेस्ट डाइजेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स कैरी करने वाले फाइबर हैं, वैसे वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, मतलब ये कि वो अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं लेकिन आप उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते। देखिए आपको नहीं पता होता, हार्ट रेट जब तक एक रेट तक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो पैल्पिटेशंस या फील होने के हद तक ना हो जाए, आपको पता नहीं चलता तेज़ है जब तक आप पल्स पे काउंट ना करो, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को कम हो जाए, ठीक है, इम्पेयर हो जाए, तो उस टाइम पेन इम्पल्सेस जरूर इस पाथवे से आपको कॉन्शियस कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि जो फाइबर्स, अच्छा ये तो आगे सिंपैथेटिक की बात, जो फाइबर्स वेगस नर्व में हिस्सा ले रहे हैं यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू, वो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस में पार्ट लेते हैं। इसके अब पैरासिम्पैथेटिक वाले जो गैंग्लियन है वो यहाँ करीबी हार्ट के बनेंगे, एओर्टा के करीब होते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस में एक एग्जांपल आपको मैं दूंगी, जैसे उसको कहते हैं ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स। आपने कोई चीज़ देखी और इसका रिस्पॉन्स में आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है या उसका कोई अफेक्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्यूलोकार्डिक, ठीक है। वो ये कि जब आई बॉल पे ट्रैक्शन होता है, आई बॉल पे प्रेशर होता है तो हार्ट रेट कम होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स, मतलब ठीक है। इस तरह के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं जिसमें आपकी हार्ट एक्टिविटी आपके बाकी बॉडी एक्शन से इम्पैक्ट हो। इस वाली पिक्चर में जो आपको मैंने सेगमेंट्स वाली बात बताई है थोड़ी मजीद क्लियर हो जाती है, कैसे गैंग्लिया से आगे सप्लाई कर रही है नर्व, ठीक है। वेगस नर्व देखिए सेपरेट जा रही है यहाँ से ये, और सप्लाई कर रही है हार्ट को। ये जो गैंग्लियोनेटेड प्लेक्साई लिखे हुए ये पैरासिम्पैथेटिक के, ठीक है, प्लेक्सस क्योंकि ऑर्गन के करीब बन रहे हैं, जबकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वो ये हैं। अच्छा,
अच्छा, ये पिक्चर आपको ये दिखाने के लिए है कि ब्रेन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि हार्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, हार्ट भी बेसिकली ब्रेन के ही कंट्रोल में होता है। जैसे देखिए ये सेंटर दिखाया हुआ है कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर। ये जो पिक्चर है ना, ये वाली बच्चों, ये ब्रेन का स्लाइस दिखाया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ब्रेन का। ठीक है, इसमें देखिए एक सेंटर, इसका नाम है कार्डियो एक्सिलरेटरी, यानी हार्ट रेट बढ़ने को ये कंट्रोल करता है। और ये देखिए किसके थ्रू जा रहा है, ये जा रहा है सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लियन के थ्रू। ठीक है, स्क्रीन वाले को ट्रेस करें ना, अगर फाइबर को, तो ये सारा कहाँ जा रहा है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम से होता हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है हार्ट रेट कम करने के लिए, तो ये आपके वेगस नर्व के थ्रू। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, देखें ये वेगस नर्व के थ्रू आ रहा है और एस नोड पर ही एक्ट कर रहा है। अगर आप एस नोड को देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर एस नोड लिखा है वहाँ पर ग्रीन और ब्लू दोनों फाइबर्स, यानी कि सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दोनों है। इसी तरह यहाँ एवी नोड पर भी। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात है, तो कार्डिक मसल्स की एक इंट्रिंसिक या इंटरनल एबिलिटी होती है कि वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करें और उस कंट्रेक्टाइल इम्पल्स को आगे कन्वे कर दें इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। यानी कि हार्ट को अपना रेट कंट्रोल करने के लिए तो ज़रूरत है कि वो इम्पैक्ट हो एक्सटर्नल स्टिमुलस से, लेकिन इम्पल्स को कैरी करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हो। यानी कि अगर ये एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम किसी वजह से डेबिलिटेट या पैरालाइज भी हो जाता है, तभी हार्ट की एक्टिविटी बंद नहीं होती, तभी पैरालाइज लोगों में हार्ट की एक्टिविटी इम्पैक्ट नहीं होती। हाँ, उनमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ज़ाहिर नर्वस कंट्रोल नहीं रहता, तब कब नहीं पता कब हार्ट रेट बढ़ाना है कब कम करना है, लेकिन जनरली ये है कि उनका हार्ट बंद नहीं होता। ठीक है, इसी तरह की सिमिलर सिस्टम जो है आपका इंटेस्टाइन में, उसमें भी एक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है। अगर एक्सट्रिंसिक रिस्पॉन्स खत्म भी हो जाए तब भी जो है वो गट अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखती है। ठीक है, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के जो सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं ताकि ये रिदमिक कंट्रैक्शन करा सकें। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, राइस लाइट्स देखी होंगी आप सब ने। वो क्या होता है कि एक ही वायर के साथ मल्टीपल लाइट्स कनेक्टेड होती हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखी तो जैसे शादियों में लगी होती हैं, वो एक ही स्विच के साथ बहुत सारी लाइट्स एकदम से ऑन हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह हार्ट में अगर एक आप कार्डियक सेल को स्टिमुलेट करो तो वो सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं और कोऑर्डिनेटेड फिर कंट्रैक्शन कराते हैं मायोकार्डियम की। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल हार्ट रेट जो है ना रिदमिकली वो रहता है 70 to 90 बीट्स पर मिनट रेस्टिंग एडल्ट में, यानी जब आप आराम से बैठे हुए हो ना, तो ज़्यादातर हार्ट रेट जो है वो आपका इस रेंज में रहेगा 70 to 90। कुछ बुक्स में इसकी रेंज 60 to 100 भी लिखा है। ठीक है, और इससे ऊपर इससे नीचे जो है उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, BRADY। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ज़्यादा होने को टेकिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हार्ट का जो मसल है ना उसको हम सिंसेशियम कहते हैं। ठीक है, कि वो एक सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी कर रहा होता है। ठीक है, हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वर्ड है सेंसेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ही तरह सिंक्रोनाइज मूवमेंट करता है। एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है या उसको स्टिमुलस मिलता है तो वो आगे सबको पास कर लेता है। ठीक है, यानी इस तरह एक से आगे डिवाइडेड ब्रांचिंग मसल्स होते हैं, तो उसमें से फिर कंडक्शन एक से दूसरे की तरफ जा रही होती है। अच्छा, अब कंडक्टाइल प्रोसेस जो है ये पहले जो है एट्रियम में इस तरह आप कह लें कि प्रोग्राम्ड होता है कि पहले एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट सा गैप आता है और उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो है उसमें नोड्स हैं, स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सेल्स हैं जो इनिशिएट और कोऑर्डिनेट करते हैं हार्ट की कंडक्शन को। ठीक है, यानी इतने स्मूथ प्रोसेस को करने के लिए ज़रूरी है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स हो जो चेक रखें या कन्वे करें मैसेज को। ठीक है, इसमें साइनो एट्रियल नोड है जिसको ऐसे नोड कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, और फिर प्रकंजी फाइबर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बीच में देखेंगे। जैसे इस पिक्चर में देखते जाइए बच्चा, सबसे पहली चीज़ है साइनो एट्रियल नोड, सबसे इम्पॉर्टेंट
जो पहला स्ट्रक्चर है जिसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इससे 3 कंडक्शन पाथवेज हैं, यानी ये जो था स्ट्रक्चर, इससे ऐसे 3 पाथवेज ओरिजिनेट कर रहे हैं जिनका नाम है इंटरनोडल ट्रैक। इन 2 नोड्स के दरमियान है ना ये साइनोएट्रियल नोड और अगला जो नोड है जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर या एवी नोड, उनके दरमियान है। तो इसको कहते हैं इंटरनोडल ट्रैक्स, ठीक है। एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर अपनी लोकेशन की वजह से है। फिर एक साइड पर एक लिखा है बैकमैन्स बंडल। इस बंडल के बारे में बुक में नहीं लिखा, लेकिन इस पिक्चर में है, इसलिए कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसमें कुछ ऑथर्स का कहना है कि ये मौजूद होता है, कुछ कहते हैं नहीं है। एनाटॉमिकली कोई एविडेंस भी इसका इतना खास नहीं है। समरी ये कि ये ऐसा बंडल है जो एंटीरियर वाले ही ट्रैक से ओरिजिनेट होता है, लेकिन सप्लाई जाके लेफ्ट एट्रियम को करता है, जाके जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे जिसके अंदर साइनो एट्रियल नोड है, तो लेफ्ट भी साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि दोनों एट्रिया का भी साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना दोनों वेंट्रिकल्स का, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या है पूरा फुल कंट्रैक्शन के दौरान? सबसे पहले एक एक्साइटेशन सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल आता है जो कि कौन जनरेट करता है? एसए नोड, ठीक है। वहां से वो वेव जो है पूरे एट्रिया में फैल जाती है और उसको कॉन्ट्रैक्ट कराती है। लेकिन जैसे ही वो वेव होती हुई एट्रोवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचती है तो सिग्नल में डिले आता है, ठीक है। इस डिले की सिग्निफिकेंस है। अब उस डिले के बाद बंडल ऑफ हिस जो एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल है उसके अंदर इम्पल्स आती है, फिर वो वेंट्रिकुलर सेप्टम के दरमियान क्योंकि सिचुएटेड है वहां से होता है नीचे हार्ट की बेस तक आता है, ठीक है, एपेक्स वाले पॉइंट तक। उसके बाद वहां से ये प्रिकेंजी फाइबर्स के थ्रू जो कि एंडोकार्डियम के अंदर इंकॉर्पोरेटेड है वहां तक ये इम्पल्स स्प्रेड करता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अब बात करते हैं एवी नोड के डिले की। डिले का ये एडवांटेज है बच्चों कि जितनी देर में ये डिले आता है कि साइनो एट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक इम्पल्स पहुंचे और वहां से नेक्स्ट स्टेप पे जाने में ठहरे, उतनी देर में एट्रिया फिल हो जाते हैं और फिर उनको इजीली वेंट्रिकल्स में एम्प्टी किया जा सकता है। फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये डिले ना आए तो जो भी ब्लड बॉडी से एट्रिया में आया था वो एकदम से वेंट्रिकल में चला जाए और प्रेशर जनरेट नहीं होगा। इसलिए फायदा होता है इस डिले के दौरान में, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स की ऑरिफिस बंद होती है, ब्लड पहले एट्रिया में अकोमोलेट होता है, फिर वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकल्स में पुश करती है, वेंट्रिकल्स पे एकदम से फिल होने की वजह से फिर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बॉडी में पुश कर देती है, राइट साइड लंग्स के अंदर और लेफ्ट साइड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बॉडी में, ठीक है। इस पिक्चर से पता चलेगा सारा साइकिल क्या है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है, ना हार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में ना रिलैक्सिंग, ठीक है, मिड स्टाइल। यहाँ से स्टार्ट होता है, आप देखेंगे कि ये इम्पल्स शुरू हुई है यहाँ पे। ये देखिए इस नोड ने कॉन्ट्रैक्ट किया और जो एरोज लगे इसका मतलब है कि ये इम्पल्स एट्रिया में स्प्रेड हो गई है। अब इस पर्पल को शो करने का मतलब है कि ब्लड इसके अंदर आकर फिल हो गया। अब देखिए ये इम्पल्स आगे जाएगी इस नोड जिसको पर्पल से ने शो किया उससे होते हुए ये अब प्रिकेंजी फाइबर्स के थ्रू, ठीक है, पहले बंडल ऑफ हिस से फिर प्रिकेंजी फाइबर्स के थ्रू पूरी वेंट्रिकल्स में फैल जाएगी और वहां पर क्या करवाएगी? वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को फिर आगे पुश कर देंगे, वापस फिर वही स्टेट आ जाएगी। तो ये सारा कार्डिक साइकिल की समरी के होता क्या है, ठीक है। कार्डिक कंडक्शन सिस्टम में जो एसए नोड है ना, इसको हम पेस मेकर कहते हैं क्योंकि इसके सेल स्पेशलाइज्ड हैं, बाकी के राइट एट्रियम की तरह के सेल्स नहीं है इसके अंदर। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो हार्ट का मॉडल दिया जाता है उससे लोकेट करने को कहा जाता है। मेरा जो इंटरनल एग्जाम था सीवीएस का, बल्कि प्रॉफ के एग्जाम में जो स्टेशन था उसमें एक पिक्चर थी जो गाइटन के चैप्टर में है ना, वेव फॉर्म में कार्डिक साइकिल वाली, वो आई थी लेबल करने को। और उसके अलावा मॉडल रखा हुआ था ना हार्ट का और पूछ रहे थे कि इसमें एसए नोड की लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम पे लोकेटेड है, वहां पर जहाँ सुपीरियर वेना कैवा इंटर करती है। कुछ जगह पे लिखा होता है एंटीरियर और लेटरल वॉल पे, ठीक है। अब ये जो पेस मेकर सेल, ये पेस मेकर, पेस बनाने वाले, हार्ट की रिदम बनाने वाले सेल, ये स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिसिटी या इम्पल्सेस जनरेट कर सकते हैं और फिर वो जैसे हमने डिस्कस किया एट्रिया में स्प्रेड होती है, ठीक है, थ्रू वाया गैप जंक्शंस अक्रॉस बोथ एट्रिया, ठीक है। और किसमें? एट्रियल कंट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टली के दरमियान। अब
जिस रेट पे ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट करनी है उसको इन्फ्लुएंस एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। जैसे सिंपैथेटिक की बात की थी, वो बढ़ाएगा फायरिंग रेट को। फायरिंग रेट का मतलब है कि जितनी बार ये फायर करेगा उतनी बार इम्पल्स भेजेगा, उतनी बार कंट्रैक्शन होगी। जितनी बार ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी उसका मतलब है कि हार्ट रेट ज़्यादा होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, फायरिंग को कम करेगा। जितनी फायरिंग कम होगी उतनी बार कम हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना हार्ट रेट कम होगा। जैसे स्लीप में स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक सोए हुए बंदे की हार्ट रेट नॉर्मल भी 48-50 में होती है, तो कोई परेशानी की बात नहीं होती। ठीक है, इंटरनोडल कंडक्शन पाथवेज की बात कर रहे थे। ये पाथवेज जो है इनका ये एडवांटेज है कि ये ऐसे नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक ज़्यादा जल्दी इम्पल्स ले जाते हैं एज कम्पेयर टू बाकी जो ऑर्डिनरी मायोकार्डियम है। ठीक है, जो इम्पल्स जनरेट हुई है, आप इसमें कह लें कि आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स याद होंगे अभी, तो समझें कि इस वाले जो स्पेशल पाथवेज है ना, इनकी कंडक्शन जो है वो ऑर्डिनरी मायोकार्डियम की कंडक्शन से ज़्यादा है। ठीक है, कुछ ऑथर जो इसको इस तरह लिखते हैं कि स्पेशल इंटरनोडल पाथवेज हैं। आसान लफ्ज़ों में ये है कि एट्रिया के अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जिनमें कंडक्शन की स्पीड बाकी वाले फाइबर से ज़्यादा है, उनको हम इंटरनोडल ट्रैक से पाथवेज कहते हैं। वो 3 टाइप के हैं, एंटीरियर है, मिडल है, पोस्टीरियर है। जो एंटीरियर है वो एंटीरियर एंड ऑफ साइनो एट्रियल नोड से निकलेगा, एंटीरियर टू सुपीरियर वेना केवल ओपनिंग आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर वेना केवा, ये वेना केवा है जो आकर ओपन होनी है यहाँ पर। ठीक है, वेना केवल ओपनर इससे आगे होगा। ठीक है, उसके बाद ये एट्रियल सेप्टम पर डिसेंड करेगा। यानी एट्रियल सेप्टम कहाँ होना चाहिए, यानी कि आसान पिक्चर बनाए हम इस तरह, अगर यहाँ पर ऐसे नोड है, एक फाइबर जो इसकी एंटीरियर पार्ट से आता है और सेप्टम के साथ साथ आ रहा है, तो ये यहाँ आएगा ना, इसके साथ साथ डिसेंड करेगा और फिर आकर यहाँ पर जो एवी नोड है उसके अंदर ये एंड करेगा। मिडिल वाला जो है वो पोस्टीरियर एंड से आएगा ऐसे नोड के, और सुपीरियर वेना केवल ओपनिंग के पीछे की तरफ से आएगा। एंटीरियर वाला उसके आगे से आया था, पोस्टीरियर वाला उसके पीछे से आएगा, और ये भी फिर एट्रियल सेप्टम पर ही डिसेंड करेगा और फिर एवी नोड तक आ जाएगा। पोस्टीरियर वाले की बात करते हैं, ये भी पोस्टीरियर से आएगा लेकिन ये क्रिस्टा टर्मिनालिस के ऊपर डिसेंड करेगा। क्रिस्टा टर्मिनालिस आपको याद है क्या है, जहाँ पर राइट एट्रियम प्रॉपर और राइट ऑरिकल की जंक्शन थी, एक रिज बना हुआ था जो स्मूथ और ट्रेबिक्युलेटेड पार्ट को डिमार्केट कर रहा था, वहां उसके साथ साथ डिसेंड करेगा। वहां पर इंफीरियर वेना केवा का वॉल्व है, वहां से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का रास्ता है, ये वहां पे आके टर्मिनेट करेगा, यानी कि यहाँ पर, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा आपको पता है ना कि वो नीचे से ऊपर, समझिए कि यहाँ पर जहाँ पे येलो टर्मिनेट हुआ है वहां पर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग थी, इससे आगे एंटीरियर वाला बंडल, इससे पीछे मिडिल वाला बंडल, और फिर पोस्टीरियर वाला इंफीरियर वेना केवा के आगे आ रहा है। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पूरे एट्रिया से गुजर चुकी वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर कन्वर्ज होती हैं। ये कहाँ है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पर है, यानी कि जहाँ एट्रिया का सेप्टम और वेंट्रिकल का सेप्टम ज्वाइन करता है ना, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर है। यहीं पर कॉरोनरी साइनस की ओपनिंग है। कॉरोनरी साइनस क्या है, ये वैसे उसके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एवी नोड जो है ये क्या करता है, ये तकरीबन 120 मिली सेकेंड तक इम्पल्सेस को स्लो करता है, 0.12 सेकेंड, यानी सेकेंड का भी 10th पार्ट कह लें रफली। इससे ये फायदा होता है कि एट्रिया को इतना टाइम मिल जाता है कि वो ब्लड को फुली इजेक्ट कर सकें, प्रेशर से इजेक्ट कर सकें वेंट्रिकल्स में, इससे पहले कि वेंट्रिकुलर सिस्टली या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो। ठीक है, वेव ऑफ एक्साइटेशन जो है वो एवी नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में चली जाती है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ये आप इसको कहोगे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, क्योंकि ये एट्रियो वेंट्रिकल नोड वाले बंडल के दरमियान और आगे फिर इसकी ब्रांचेस हैं जो बंडल ब्रांचेस लिखी हुई हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल की बात करते हैं, बंडल ऑफ हिस की, तो ये क्या, ये स्पेशल जो कनेक्टिव टिश्यू है ना एवी नोड, उसी की कंटिन्यूएशन है। और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एवी नोड से परकिंजी फाइबर्स तक, जो टर्मिनल फाइबर्स हैं वेंट्रिकल के अंदर, वहां तक ले जाता है। ठीक है, समझे कि आपके कोरियर सप्लाई करने वाला ये डिलीवरी बॉय है। ठीक है, एंड तक लेकर जाता है, आप तक पहुंचाता है। ये मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर डिसेंड करता है, डिफरेंट पार्ट से एब्रियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझे कि मेम्ब्रेनस पार्ट है ऊपर वाला, नीचे वाला, उस तक डिसेंड करता है। और
मिड उसके बाद वहां से डिवाइड कर देता है दो ब्रांचेस में, राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है। जो राइट वाली बंडल ब्रांच है ना बच्चे, वो राइट वेंट्रिकल को जाएगी, और लेफ्ट वाली जो है वो लेफ्ट को जाएगी, ठीक है, अपनी अपनी साइड पर सप्लाई करेंगे। पर्किंजी फाइबर्स क्या है, सब एंडोकार्डियल प्लेक्सस भी कहते हैं, क्योंकि ये एंडोकार्डियम के नीचे है, डीप इनटू द वेंट्रिकल मायोकार्डियम के अंदर जा रही होती है। स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनके अंदर अबंडेंट ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है, एनर्जी का सोर्स, और इनके एक्सटेंसिव गैप जंक्शन है। गैप जंक्शन ये कि जहाँ दो सेल मिलते हैं ना, उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा है। ऐसे वाले सेल का फ़ायदा ये होता है, ये आपस में आयन्स और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। इनकी एक्टिविटी अच्छी होती है, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। एग्जांपल ये, जैसे आप और आपके साथ बैठने वाले जो आपको लंच शेयर करते हैं, आपके फ्रेंड, वो लंच शेयर करोगे तो आपकी दोस्ती बढ़ेगी ना, तो ऐसे ही ये यहाँ पर शेयरिंग करते हैं, इनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब सब एंडोकार्डियल सरफेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल में है, वहाँ ये क्या करते हैं कि जो ये कार्डिक स्टिमुलस रिसीव करते हैं उनको फौरन फौरन से मायोकार्डियम में, वेंट्रिकल की मायोकार्डियम में स्प्रेड कर देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि ये क्योंकि जाल की तरह फैले हुए हैं, तो वेंट्रिकुलर जो सिस्टम है, ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है, वो सडन और कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट करती है। इतने ज़्यादा प्रेशर से और कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, बार बार कोऑर्डिनेटेड बोल रही हूँ, उसकी एक रीज़न है, ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा, बाद में क्लियर करती हूँ। वेंट्रिकल की बार बार कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जोर से पंप होता है, आगे राइट हार्ट से चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक में या पल्मोनरी आर्टरीज में, और लेफ्ट साइड से एओर्टा में चला जाता है ताकि बॉडी को सप्लाई करे। हार्ट के एक्शन की बात करते हैं। हार्ट का जो मस्कुलर पंप है वो तकरीबन, यही बात की थी, 70 to 90 पर मिनट नॉर्मल करता है रेस्टिंग में, और 130 से 150 टाइम्स पर मिनट न्यू बॉर्न चाइल्ड में। इसलिए कि न्यू बॉर्न के हार्ट की कैपेसिटी कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये एक टेबल होता है डिफरेंट के डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में आपका हार्ट रेट क्या रहता है। जब आप क्लिनिकल साइड जाओगे तो इंशाल्लाह पढ़ोगे ये चीज़, ठीक है। कार्डिक साइकिल एक तब कंप्लीट होता है जब एक सिस्टली होती है, यानी कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, और एक डायस्टली होती है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। अब दोनों फेज में अपनी करेक्टरिस्टिक चेंजेस है हार्ट के अंदर, कि ब्लड कहाँ फिल हुआ, कहाँ एम्प्टी हुआ। अब इसका सीक्वेंस सारा ये है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो हैं वो क्लोज, अच्छा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो हैं वो वेंट्रिकुलर सिस्टली या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के दरमियान क्लोज हो जाते हैं, और ब्लड कुछ देर के लिए लार्ज वेन्स और एट्रिया में अकोमोडेट रहता है। इसको मैं आपको फिर बाद में एक्सप्लेन करती हूँ होता कैसे, ठीक है। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व खुलते हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स करती हैं, जब रिलैक्स करती हैं तब उनमें ब्लड फिल होता है। फिर ब्लड पैसिवली फ्लो करता है एट्रिया से वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल्स नीचे सिचुएटेड है। अब फिर उसके बाद एट्रियल सिस्टली होती है, जिसमें क्या होता है, वेंट्रिकल तकरीबन पूरी फुल हो जाती हैं, और बाकी ब्लड जो है वो फोर्सफुली एट्रिया से वेंट्रिकल में डाला जाता है। ये मैं पिक्टोरियल आपको बताती हूँ उसके बाद, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड से वेव आती है कॉन्ट्रैक्शन की एट्रिया में। उसके बाद क्या होता है कि सारा जो ब्लड है वो आगे, मिल्किंग लिखा हुआ है, जैसे मिल्किंग का मतलब होता है कि प्रेस करके आगे करना। जैसे आप कह लो कि किस तरह की एग्जाम्पल दी जाए, कि अगर किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कोई बीड स्टक हो जाए, आप उसको प्रेस कर कर आगे मूव करोगे ना, उसको मिल्किंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि ब्लड जो है रिफ्लक्स नहीं होता वेन्स में। उसके बाद कार्डिक इम्पल्स जब एवी नोड तक पहुंचती है, वहां से पेपिलरी मसल्स को जाती है एवी बंडल के थ्रू, उसकी ब्रांचेस के थ्रू। पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कार्डिक टेंडिन को स्लैक करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, वॉल्स क्लोज हो जाते हैं, एवी वॉल्स। फिर दोबारा एक इम्पल्स जो है, जो ऊपर से आ रही थी, वो मजीद आगे आती है, ठीक है। ये जो वेंट्रिकुलर एवी डिले हो रहा था ना, उसमें सारी बात हो रही है। उसके बाद फिर टर्मिनल फाइबर्स, बल्किंडी फाइबर्स तक जाते हैं इम्पल्सेस, फिर वो इंश्योर करते हैं कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें सेम टाइम पर। एक बार इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जब उन प्रेशर से बढ़ गया जो लार्ज आर्टरीज में ऑलरेडी ब्लड मौजूद था, फिर सेमील्यूनर वॉल्स खुल जाते हैं और ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में। तो जब वेंट्रिकल सिस्टली ख़त्म होती है तो ब्लड कुछ वापस वेंट्रिकल में आने लगता है, लेकिन क्या होता है, सेमील्यूनर वॉल्स की पॉकेट्स को फिल कर देता है और वो क्लोज हो जाती हैं, ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने नहीं देती। अब इसकी समरी सारी जो है वो मैं आपको दोबारा एंड पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। बल्कि पहले कर लेते हैं, फिर साउंड्स की तरफ जाते हैं।
पिक्चर में कोशिश करती हूँ तो उसे समझा सकूँ, लेट्स सी कितना पॉसिबल है। अच्छा, ये आपको पता है ये क्या स्ट्रक्चर है, ये आपके पहले एट्रिया सिंपल बनाए हैं, दरमियान में ये यहाँ पर वॉल्व मौजूद हैं, ठीक है। ये वाली साइड है ट्राइकस्पिड वाली वॉल्व की, यानी कि राइट साइड ऑफ हार्ट, और ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है जहाँ पे माइट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व है। सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कैवा से इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम में आता है, और साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होता है ऑक्सीजनेट होकर, ठीक है। अब क्या होता है कि एस नोड से इम्पल्स जनरेट होती है, एस नोड यहाँ पर होता है, इम्पल्स जनरेट होती है, उससे क्या होता है कि ब्लड जो है वो एट्रिया की तरफ जाता है। पहले ये शुरू भी तब होगी इम्पल्स जब एट्रिया में कुछ हद तक ब्लड फिल हो गया है, ठीक है। समझेंगे जहाँ से पहला साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि एट्रिया में ब्लड फिल हुआ है, अब एस नोड से फायरिंग हुई है कि प्रोसेस शुरू किया जाए साइकिल का। एस नोड ने फायर किया, उससे ये हुआ कि वो सारी जो इसका करंट था वो पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो गया। इसको मैं किसी ग्रीन कलर से बना देती हूँ, ठीक है। ये सारा करंट इस एट्रिया में फैल गया, कुछ मायोकार्डियम से, कुछ स्पेशल इंटरनोडल ट्रैक्ट से। उससे ये होता हुआ कहाँ गया, जहाँ पर एवी नोड है। इससे पहले ये एवी नोड पर जाए तो क्या मामला उस टाइम हो रहा है हार्ट में कि ये दोनों जो एट्रिया हैं ये साइमल्टेनियसली फिल हो रहे हैं ब्लड से, ठीक है। और ये जो वॉल्व्स हैं बच्चों, ये वाले अभी बंद पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होंगे तो एट्रिया में से ब्लड ट्रिकल डाउन करता रहेगा, वेंट्रिकल में आता रहेगा। अभी ये बंद है जिनको मैंने पर्पल स्टिक लगाई है, और ब्लड जो है एट्रिया में फिल हो रहा है। एस नोड से इम्पल्स जनरेट हुई, वो एवी नोड तक आई, ये जो इतनी देर का डिले था इसमें एट्रिया फिल हो गए। अब जब एवी नोड पे पहुंचा है इम्पल्स, वहां से आगे मूव करना इसने शुरू किया है नीचे फाइबर्स की तरफ, तो अब वो फेज शुरू हुई है जिसमें ये वाले दोनों जो आपके वॉल्व्स हैं ये ओपन हो गए। अब पहले ये होगा, अभी वेंट्रिकल एट्रियल कंट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अभी ये हुआ है कि ब्लड थोड़ा सा पैसिवली इनमें से ट्रिकल डाउन करके नीचे आएगा, फिर एकदम से एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। और फिर क्या होगा, वहां से सारा ब्लड पुश करके वेंट्रिकल में भेज दिया जाएगा। यानी कि जब प्रोसेस शुरू हो रहा है तब ये पैसिव है, सिर्फ वॉल्स के ओपन होने से ब्लड ट्रिकल डाउन कर रहा है। फिर जब कंडक्शन होगी तब पूरे नोड में, तब एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ब्लड सारा वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। इतनी देर में एवी नोड जो था उस तक इम्पल्स पहुंच चुकी थी, अब वहां से आगे जाने लगी इम्पल्स, उतनी देर में वो आकर परकिंजी फाइबर्स तक स्प्रेड होगी, और फिर क्या करेगी, वेंट्रिकल्स में पहुंचकर वेंट्रिकल्स को साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अब वहाँ अगली पिक्चर से बताऊंगी, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंच गया, यहाँ नीचे तक पहुंच चुका है ब्लड वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल जो राइट वाली है उससे पल्मोनरी ट्रंक निकलता है बाहर की तरफ, और जो लेफ्ट वाली है उससे एओर्टा निकलती है, ठीक है। अभी इनके वॉल्स, जितनी देर में वेंट्रिकल फिल हो रही थी ना उतनी देर में इनके वॉल्स क्लोज हैं, ठीक है। जाहिर है एक स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप उसके बाहर जाने वाली ऑरिफिसेस को बंद रखो, इसलिए एट्रिया को फिल करने के लिए ज़रूरी था कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान के वॉल्स को बंद रखा जाए। इसी तरह अब जब वेंट्रिकल्स को फिल करना ज़रूरी है, अब क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड तो ब्लड देने के बाद बंद हो गए, उनमें से बैकफ्लो तो होना नहीं है, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो तब पेपिलरी मसल्स भी साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो कस्प्स को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर प्रेशर जनरेट हुआ है, अब क्या होगा, अब जब प्रेशर जनरेट हो गया और कंडक्शन जो है परकिंजी फाइबर्स तक पहुंची, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड जो है अब वो इन चैनल्स में से इन वॉल्स को खोलकर पुश होकर अपनी अपनी जगह पर चला जाएगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल जब वापस रिलैक्स करना शुरू करेगी और ब्लड बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ यहाँ आ जाते हैं सेमील्यूनर वॉल्स, ब्लड इनके अंदर अकोमोडेट हो जाएगा और वापस वेंट्रिकल में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न है कि किस तरह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आप कोऑर्डिनेट करते हो, या हार्ट की फिजियोलॉजी को हार्ट की एनेटमी से कैसे रिलेट करते हो। मैं भी इतना क्लियर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिजियो में जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब आप इसको देखना कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ मौजूद है और वो किस तरह करके ब्लड को आगे पुश करता है, किस तरह रिलेट करना है कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, ये लब डब साउंड्स है ना बच्चों, कार्डिक साइकिल्स वाली, जो आप स्टेथोस्कोप से सुनते हो, पहले क्योंकि वेंट्रिकल साइकिल ऐसे कंसीडर किया जाता है कि वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को पहले कंसीडर किया जाता है,
तो जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है ना, तो तब ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल इकट्ठे क्लोज होते हैं ताकि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से हार्ट में से ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए। तो जो पहली आवाज़ होती है उसको कहते हैं, ये लब डब वाली साउंड जो कहते हैं, वो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल की होती है। दूसरी साउंड तब आती है जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? कि वेंट्रिकल ने ब्लड इनमें से बाहर पुश कर दिया, वो ब्लड वापस ना आ जाए। तो जो दूसरी साउंड होती है उसको डब कहते हैं। ठीक है, ये जो टेबल में आपकी बुक का ही टेबल है, समरी की हुई है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस की कि क्या हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन है कि जब एट्रिया की फिलिंग होती है तब भी ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं? नहीं, तब भी क्लोज होते हैं। उसके बाद फिर उनकी ओपनिंग, लेकिन उतने ज़्यादा प्रॉपर लाइक टाइटली शट नहीं होते, लेकिन क्लोज होते हैं। ठीक है, एट्रिया फिल होता है फिर वॉल्व्स ओपन होते हैं। ठीक है, पहले पैसिव थोड़े थोड़े ओपन होते जाते हैं, ब्लड हल्का सा ट्रिकल डाउन करता है, फिर जोर से कॉन्ट्रेक्शन जिस टाइम होती है ना एट्रिया की, उस टाइम वो फुल ओपन होते हैं। उसके बाद ब्लड को वेंट्रिकल में पुश करने के बाद वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन स्टार्ट होने पे ये कस्प क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन तो इनका पेपिलरी मसल्स के साथ है जो वेंट्रिकल में है। तो वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन शुरू होने पर ऊपर वाले ये कस्प बंद हो जाते हैं। ठीक है, मैं विश हमारी लाइव क्लास होती, मैं आपको इससे बेटर तरीके से समझा देती, लेकिन चलें कोशिश कर रही हूँ। सिस्टली में देखिए वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है, शॉर्टनिंग और एम्प्टीइंग है। ठीक है, वेंट्रिकल शॉर्ट हुई और एम्प्टी हो गई। फर्स्ट हार्ट साउंड आई क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स बंद हुए थे ताकि ब्लड एट्रिया में वापस ना जाए। उसके बाद दोनों वॉल्व्स तब बंद हुए थे जब सिस्टली या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई थी। एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स ओपन हो गए थे क्योंकि ब्लड को आगे भेजना है। डायस्टली की बात करते हैं। अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गई और इलोंगेट हो रही है ताकि उनके अंदर दोबारा ब्लड फिल किया जा सके। अब सेकंड हार्ट साउंड आई है सेमील्यूनर वॉल्व्स की, जो सेकंड डब वाली आवाज़ है, ताकि ब्लड जो है वो वापस आकर साइनसेस में फिल हो, लेकिन पीछे वेंट्रिकल में वापस ना आए। ठीक है, फिर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो है वो ओपन होंगे, एओर्टिक और पल्मोनरी क्लोज हो जाएंगे। एक चीज़ होती है एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, वो थोड़ा सा वेंट्रिकल में ब्लड फिर भी रह जाता है पूरे साइकिल के बाद। तो फिजियो की चीज़ें इसमें नहीं घुसेंगे, मुझसे नहीं पूछना, मुझे नहीं आती फिजियो अच्छी वाली। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन पहले पूछ लें फिर अगली बात करते हैं। जल्दी से, क्योंकि हम पीबीएल की डिस्कशन भी रिकॉर्ड करनी है, इसलिए जल्दी करेंगे। बंडल सिंपली ये बच्चे, ये एट्रिया जो एवी नोड है ना उसकी ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है ना ये आगे से फाइबर्स है जिन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड होकर राइट और लेफ्ट में जाना है। ठीक है, इनको बंडल ब्रांचेस कहते हैं, बस सिंपल ये है।
क्वेश्चन ऐसे नोड से एवी नोड तक जब तक कंपल्स जाती है उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी। एवी नोड पे पहुंचकर डिले होता है ना, तो उसमें टाइम मिल जाता था कि एट्रिया फिल हो जाएं, ठीक है। एवी नोड से आगे जाती तो फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, वो क्लियर कर लें उसके बाद, ठीक है। यहाँ लिखा था कि एट्रियल यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका, एक मिनट रुकिएगा, इसका एनोटेटर खोल लें। अच्छा, यहाँ से पूछा था मुझसे क्वेश्चन आप लोगों ने कि एट्रियल जो सेप्टम है, या रीड कर रही हूँ समझ जाइएगा, ये जो सेप्टम है ये एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट से बैकवर्ड और राइट जाता है, ठीक है। अब कोई स्ट्रक्चर अगर बैकवर्ड और राइट जाता है आप उसको कैसे बताओगे बैकवर्ड और राइट जाने वाले को, कि इस तरह करके सेप्टम है ना, इससे ये सेप्टम इस तरह है कि अगर आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हो ना, हार्ट के ऊपर से जो सेप्टम पीछे की तरफ और राइट साइड पे जा रहा है, इस साइड पे राइट एट्रिया है, इस साइड पे लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है। समझ आ गई, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो ये टेढ़ा जा रहा है, एक बात। उसके बाद उससे अगली बात है कि अब जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, ये ओब्लिकली लाई करता है, इस तरह के इसकी राइट सरफेस फॉरवर्ड फेस कर रही है और राइट साइड पर लेफ्ट सरफेस बैकवर्ड और लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो ये आप इस तरह कह लो कि ये वाला जो वेंट्रिकल के दरम्यान का गैप है ये भी थोड़ा ज़्यादा इस तरह है। अब देखिए कि इसकी राइट साइड जो है वो ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ है और फिर लेफ्ट की तरफ बैक साइड ज़्यादा फेस कर रही है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ऑब्लिकली प्लेस है। ये आर वी है राइट वेंट्रिकल, ये एल वी है, ठीक है। एक थोड़ा सा टिल्टेड है, एक ज़्यादा ऑब्लिक है, सिंपली ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अच्छा, उसके बाद बस इसमें यही चीज़ इसकी अरेंजमेंट की। बच्चों अगर पीबीएल का अब मुझे बताएं, अगर पॉसिबल हो तो फिर हम इसके डिस्कशन डिले कर देते हैं, कम पार्टिसिपेंट्स में फ़ायदा नहीं है। जल्दी से मुझे बताइए कि कल का दिन हमें मिल जाएगा इसकी डिस्कशन के लिए कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वीक ज़्यादा बेटर है, तब तक हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, आप लोगों ने फिजियो पढ़ ली होगी, तो फिर जो उसमें पॉइंट है ना कि इस ईसीजी शोड एसटी एलिवेशन इन ऑल लीड्स, फिर ये आपको सही तरह समझ आएगी, अभी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट वीक डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, होपफुली आपको समझ आया होगा।